इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के लेक्चर में ऑर्डर 10 के बारे में, जो रिलेटेड है आपका न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। जब कोर्ट क्या करते हैं, जब पक्षकार होते हैं उनकी परीक्षा करता है, उससे संबंधित प्रावधान ऑर्डर 10 में बताया गया है, जिसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 4 रूल्स बताए गए हैं। चारों रूल्स को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें जो ऑर्डर 10 में है, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो नियम 1 जो ऑर्डर 10 का रूल 1 है, वो क्या कहता है, यह अभिनिश्चय करना कि अवचनों में के अभिकथन स्वीकृत हैं या प्रत्याख्यात हैं। प्रत्याख्यात का मतलब क्या होता है कि डिनाई करना, अर्थात मना कर देना। तो यहाँ पे क्या है कि जो अभिवचन के अंतर्गत क्या आते हैं, अभिवचन के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट क्या होता है, वाद पत्र, ठीक है ना, और दूसरा क्या आता है, जो प्रतिवादी के द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें आती हैं अभिवचन के अंतर्गत। तो यहाँ पर न्यायालय हर एक पक्षकार से और उसके प्लीडर से, अर्थात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो या फिर उनके प्लीडर से, वाद की प्रथम सुनवाई में निश्चित करेगा कि वह क्या तथ्य के उन अभिकथनों को जो वाद पत्र में है, या यदि विरोधी पक्षकार का कोई लिखित कथन है तो उसमें किए गए हैं, और जो उस पक्षकार के द्वारा जिसके विरुद्ध किए गए हैं अव्यक्त रूप से या आवश्यक रूप से विवक्षा से प्रत्याख्यात नहीं किए गए हैं, स्वीकार करता है या प्रत्याख्यात करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ए है और बी, ये दोनों एक वादी हो गया, ठीक है ना, ये वादी है और ये प्रतिवादी हो गया। तो इसने जो कथन किए हैं वाद पत्र में और इसने जो लिखित कथन किए हैं, ठीक है ना, जो लिखित कथन प्रस्तुत करता है अपनी प्रतिरक्षा में, उसमें जो कथन किया है, तो क्या इसके द्वारा किया गया कथन ए के द्वारा स्वीकृत है या डिनाई करता है, और इसके द्वारा जो कथन किए गए हैं वो बी के द्वारा स्वीकृत है या डिनाई करता है। ये सारी चीज़ें क्या करेगा न्यायालय सबसे पहले सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। ये अभिनिश्चय करता है कि उन दोनों पक्षकार को, जो अपोजिट पार्टीज हैं, ठीक है ना, वादी प्रतिवादी, उन दोनों के द्वारा जो एक दूसरे के विरुद्ध जो अभिकथन किए गए हैं वो स्वीकार करते हैं या फिर डिनाई कर देते हैं, ठीक है ना, मना कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करेगा सबसे पहले सुनिश्चित करता है। न्यायालय ऐसी स्वीकृतियों और, ठीक है ना, प्रत्याख्यानों को लेखबद्ध करेगा, अर्थात जो पार्टीज के द्वारा जो फैक्ट स्वीकार किए जा रहे हैं उसको लेखबद्ध करेगा, और जो मना किया जा रहा है, ठीक है ना, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पार्टीज, उनको भी क्या करेगा, वह न्यायालय लेखबद्ध करेगा। यह है आपका नियम 1। उसके बाद है नियम 1 का, अर्थात यहाँ पे जो 3 नियम बताए गए हैं ऑर्डर 10 का, रूल 1A, रूल 1B, रूल 1C, ये तीन चीज़ जो बताई गई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये तीनों किससे रिलेटेड है, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। तो इसी के साथ हमको पढ़ना है ये 3 ऑर्डर, ठीक है ना। तो 89 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले इसमें बात करें नियम 1 का की। तो यहाँ पे क्या है कि वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक तरीके के लिए विकल्प देने के लिए न्यायालय की निर्देश, जो सेक्शन 89 है सीपीसी का, वो क्या बात करता है कि न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो पार्टीज आई हैं, ठीक है ना, जिनके बीच में वाद संसित किया गया है, न्यायालय को ऐसा लगता है कि न्यायालय के बाहर इनका विवाद का निपटारा किया जा सकता है, चाहे लोक अदालत के द्वारा किया जाए, ठीक है ना, जो सुलह या मध्यस्थम किसी भी तरीके से। तो वहाँ पर न्यायालय, इसमें ये बताया गया है इस रूल में कि न्यायालय उनको एक विकल्प देगा। कैसे विकल्प, कि चाहे आप सुलह कर लीजिए, चाहे मध्यस्थम को अपॉइंट करिए, चाहे लोक अदालत, आप जो भी करना चाहें वहाँ से, अगर आप बात का निपटारा करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो न्यायालय यहाँ पे क्या करेगा, न्यायालय के बाहर समझौते के किसी तरीके का विकल्प देने के लिए निर्देश देगा, और पक्षकारों के विकल्प पर न्यायालय ऐसे मंच या प्राधिकरण के समक्ष जो पक्षकारों द्वारा विकल्प दिया जाए उपसंजात होने की तारीख नियत करेगा। अर्थात यदि मान लीजिए जो पक्षकार हैं वो लोक अदालत विकल्प का चूज करते हैं, ठीक है ना, चयन करते हैं, तो वहाँ पर न्यायालय एक ऐसी तारीख नियत करेगा जहाँ पर जिस तारीख को वहाँ पर उसको उपसंजात होना है पार्टीज को। उसके बाद है यहाँ पर नियम 1 खा, अर्थात 1B, सुलह मंच या प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात होना। जब पार्टी ऐसे मंच पे उपसंजात हो जाती है, उपस्थित हो जाती है, ठीक है ना,
तो जहाँ जैसे लोक अदालत हुआ तो वहाँ पर यदि उपस्थित हो जाती है तो वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वहाँ पर पक्षकार के बाद के सुलह के लिए इसी मंच प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होते हैं। उसके बाद है 1C, सुलह के प्रयासों के असफल होने के परिणाम स्वरूप न्यायालय के समक्ष उपसंजात होना। अब मान लीजिए जो पार्टीज थे वहाँ उपसंजात हो भी गई, चाहे लोक अदालत मध्यस्थम के समक्ष जहाँ भी जाना था उनको उपस्थित तो हो गए निश्चित तारीख में, लेकिन वहाँ के जो सुलह मंच या प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी हैं यदि उनका समाधान हो जाता है कि मामले की आगे कार्रवाई करना न्याय के हित में उचित नहीं होगा, अर्थात वहाँ पर इन विवादों का निपटारा नहीं किया जा सकता है, वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं सुलह मंच या प्राधिकरण के, तो क्या करेंगे, मामले की आगे कार्रवाई यदि उनको ऐसा लगता है कि उचित नहीं होगा, ठीक है ना, न्याय के हित में, तो वह न्यायालय को पुनः मामला निर्दिष्ट करेगा, अर्थात जिस न्यायालय में पहले संस्थित किया गया था, जिस न्यायालय के द्वारा उन पक्षकारों को भेजा गया था यहाँ पर, ठीक है ना, सुलह मंच के अगेंस्ट में, ठीक है ना, सुलह मंच के यहाँ लोक अदालत मध्यस्थम के समक्ष, तो यहाँ पर तो क्या होगा कि वो जो पक्षकार हैं वो फिर से उसी न्यायालय में पहुंच जाएंगे और उनके द्वारा क्या किया जाएगा, सबसे पहले तारीख नियत की जाएगी वहाँ पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए। तो यहाँ से मामला फिर से उसी कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद है नियम 2। नियम 2 क्या कहता है, पक्षकार की या पक्षकार के साथी की मौखिक परीक्षा। अब चाहे न्यायालय क्या कर सकता है, पक्षकारों की भी परीक्षा कर सकता है और जो उनके साथी भी है, ठीक है ना, पक्षकार के, उनकी भी क्या कर सकता है, मौखिक परीक्षा कर सकता है। यहाँ पे उपनियम 1 क्या है, न्यायालय बाद की प्रथम सुनवाई में, अर्थात जब बाद की प्रथम सुनवाई होती है तो वहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है, पक्षकारों में से ऐसे पक्षकारों की जो न्यायालय में स्वयं उपसंजात हैं या उपस्थित हैं, बाद में विवादग्रस्त बातों के विशदीकरण की दृष्टि से ऐसी मौखिक परीक्षा करेगा जो ठीक समझे, अर्थात ऐसे पक्षकार जो न्यायालय के समक्ष क्या है, उपस्थित हैं, तो वहाँ पर जो भी बाद के विवादग्रस्त विषय हैं, ठीक है ना, जो भी जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है उससे संबंधित विशदीकरण की दृष्टि से, विशदीकरण का मतलब क्या होता है, सच्चाई का पता लगाने की दृष्टि से क्या करेगा, उनकी मौखिक परीक्षा कर सकता है न्यायालय। ये हो गया ए पॉइंट, ठीक है ना। बी पॉइंट क्या है कि बाद से संबंधित किन्हीं तात्विक प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ किसी व्यक्ति की जो न्यायालय में उपसंजात या उपस्थित पक्षकार या उसके प्लीडर के साथ हैं मौखिक परीक्षा कर सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए समर्थ व्यक्ति वही न्यायालय में उपस्थित है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, उसकी भी क्या कर सकता है, मौखिक परीक्षा कर सकता है, चाहे प्लीडर के पास ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लीडर के साथ ही क्यों ना हो, उसको भी क्या कर सकता है, न्यायालय मौखिक परीक्षा कर सकता है। यह है आपका रूल 2। उसके बाद है रूल 3। रूल 3 क्या है कि जब यहाँ पे ऐसी परीक्षा की जाती है न्यायालय के द्वारा तो न्यायाधीश वहाँ पर क्या करेगा, जो भी परीक्षा का सार होगा, जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा परीक्षा करने के बाद मौखिक परीक्षा, तो वहाँ पर न्यायाधीश क्या करेगा, उसको लिखेगा, ठीक है ना, और जो अभिलेख का भाग होगा, जो वहाँ पर अभिलेख में रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है ना, अभिलेख बनाया जाता है न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना, जहाँ पर रिपोर्ट लिखता है सारी चीज़ें, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा, उसका उस अभिलेख का भाग माना जाएगा जो परीक्षा का सार है, निष्कर्ष के रूप में निकला है। उसके बाद नियम 4। नियम 4 क्या बात करता है, उत्तर देने से प्लीडर के इनकार का, ठीक है, या फिर उत्तर देने में उसकी असमर्थता का परिणाम। अब मान लीजिए जो जिस प्लीडर से ऐसा परीक्षा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना, न्यायालय परीक्षा कर रहा है उसकी, ठीक है ना, मौखिक परीक्षा, तो वहाँ पर यदि प्लीडर के द्वारा इनकार कर दिया जाता है किसी उत्तर को देने से, या फिर उत्तर देने में उसकी असमर्थता है, वो उत्तर को नहीं दे सकता है, तो यहाँ पर क्या उसका परिणाम होगा। उपनियम 1 क्या कहता है कि जहाँ प्लीडर द्वारा उपसंजात होने वाले पक्षकार का प्लीडर, ठीक है ना, या फिर प्लीडर के साथ वाला ऐसा व्यक्ति जो नियम 2 में निर्दिष्ट है, वाद से संबंधित किसी ऐसे तात्विक प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है या उत्तर देने में असमर्थ रहता है जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि उसका उत्तर उस पक्षकार द्वारा देना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए प्लीडर से कोई सवाल पूछा गया या फिर कोई पक्षकार के साथ में जो प्लीडर रहते हैं, ठीक है, उनसे या फिर किसी पक्षकार से ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है और न्यायालय को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा उत्तर नहीं दिया है और ऐसे उत्तर देने के लिए वह पक्षकार जिसके द्वारा ऐसा जिसकी ओर से प्रतिनिधित्व करता है प्लीडर, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, उस पक्षकार को यदि संभव हो तो यदि स्वयं पक्षकार से प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर देने में समर्थ होगा। यदि न्यायालय को लगता है कि उसका प्लीडर ने नहीं दे पाया है उसका उत्तर, तो उस पक्षकार को ऐसे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जो
जिसकी ओर से वह प्लीडर वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसकी ओर से प्लीडिंग वहाँ पे कर रहा है, और न्यायालय को ऐसा लगता है कि यदि उस प्रश्न पक्षकार से प्रश्न किया जाता है तो वह उसका उत्तर देने के लिए समर्थ होगा। तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, वाद की सुनवाई किसी ऐसे दिन के लिए जो पहली सुनवाई की तारीख से 7 दिन पश्चात ना होगा, अर्थात 7 दिन के तक क्या कर सकता है, 7 दिन के पहले की एक तारीख नियत करेगा प्रथम सुनवाई से, ठीक है ना। जिस दिन प्रथम सुनवाई हो रही है किसी केस की, उससे 7 दिन के अंदर एक ऐसे तारीख नियत करेगा, ठीक है ना, और तब तक के लिए उस केस को मुलतवी कर देगा और निर्देश देगा कि ऐसा पक्षकार उस दिन स्वयं उपसंजात हो, लेकिन कितनी होनी चाहिए, 7 दिन से पहले का उस समय होना चाहिए। 7 दिन के पहले उस पक्षकार को स्वयं उपसंजात होना होगा, तब तक के लिए कार्यवाही मुलतवी कर दी जाती है, अर्थात रोक दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है। इसके बाद दूसरा उपनियम 2, यदि ऐसे नियत तारीख को उपस्थित होने से पक्षकार उचित प्रतिहत के बिना असफल रहता है, अर्थात उचित कारण के बिना ही क्या करता है, पक्षकार असफल रहता है, तो वहाँ पर न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकता है। ये बताया गया आपका। ये ऑर्डर 10 आपका कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।